फ्रेंड्स, इस बात को सोचकर देखें कि आप सुबह में उठे हैं और उठने के बाद बिना किसी वजह के ही आप अंदर से खुशी और सुकून महसूस करते हैं। तो इस अंदर से आने वाली खुशी और कामनेस की फीलिंग को ज़ेन कहते हैं, जो कि जापानीज लोगों के कल्चर में बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको केन होंडा की लिखी बुक हैप्पी मनी की समरी देंगे। केन होंडा एक मल्टी मिलेनियर जापानीज हैं और उनकी खास बात यह है कि इतना सारा पैसा तो उनके पास है ही, पर साथ में वो अंदर से काफी ज्यादा सुकून और खुशी से भरा हुआ हमेशा रहते हैं। तो जहाँ पर बाकी पैसे वाले लोग सिर्फ टेंशन्स में ही रहते हैं, वहीं केन होंडा एक मल्टी मिलेनियर भी हैं और खुशी और सुकून से भरा हुआ भी रहते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक हैप्पी मनी में ये सारे राज बताए हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और साथ में कैसे अपने पैसे के साथ अंदर से सुकून और खुशियों से भरा हुआ आप रह सकते हैं। तो इस बुक की समरी सुनने के बाद आप पैसों से प्यार भी करने लगेंगे और साथ में आपके अंदर हमेशा खुशी का एहसास भी बना रहेगा। देखिए, इस बुक में इतनी जबरदस्त टेक्निक्स और टिप्स बताई गई हैं जो कि आपकी लाइफ में काफी सारा पैसा और खुशियां लेकर आ सकती हैं। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक बार केन होंडा एक पार्टी में गए हुए थे और पार्टी में कुछ देर रुकने के बाद उनके पास एक लड़की आती है और केन को अपना वॉलेट यानी पर्स देने के लिए कहती है। अब केन को ये बात बड़ी अजीब लगती है और वो सोचते हैं कि ये अनजान लड़की मुझसे मेरा पर्स क्यों मांग रही है। और लड़की की ये रिक्वेस्ट वहाँ पर खड़े काफी सारे मेहमान भी सुनते हैं और अब वहाँ खड़े लोग भी ये जानना चाहते हैं कि क्या केन उस लड़की को पर्स देंगे या नहीं। तो फिर केन अपना पर्स उस लड़की को दे देते हैं और पर्स लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले देखा कि पैसे कितने हैं और फिर लड़की ने नोट्स को निकालकर बड़े नोट को नीचे और छोटे नोट्स को ऊपर लगाकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा। फिर लड़की ने पर्स में जो कॉइन थे उन्हें कॉइन वाली पॉकेट में अच्छे से रखा और जितने भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड थे उन्हें भी एक साथ करके अच्छे से अरेंज करके रखा। और ऐसा करके लड़की ने केन को उनका पर्स वापस कर दिया और बोली कि अब आपके पैसे बहुत खुश हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। फिर उस लड़की ने अच्छे से केन को समझाया कि आपके पैसे स्माइल करते हैं या फिर रोते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उन पैसे को कैसे किसी को दिया है या फिर कैसे किसी से लिया है। मतलब कि अगर आप गुस्से में या फिर दुख के साथ पैसे देते हो तो तब आपके पैसे रो रहे होते हैं, वहीं अगर आप प्यार से पैसे को देते हैं तब आपके पैसे मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर केन ने जब अपने पर्स को देखा तो उन्हें सच में काफी अच्छा लगा और उस दिन केन को समझ में आया कि आपके पैसे के अंदर भी एक एनर्जी होती है। यानी अगर आप पैसों के बारे में अच्छा सोचते हैं कि पैसा आपकी और आपके परिवार की लाइफ को बेहतर कर सकता है, तो यहाँ पर पैसों की एनर्जी पॉजिटिव होती है। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे सारे फसाद की जड़ होते हैं या फिर पैसे से खुशियाँ नहीं कमाई जा सकती या फिर जिनके पास पैसा होता है आप उनसे नफरत करते हैं, तो आपकी लाइफ में पैसों की नेगेटिव एनर्जी आती है। तो पहला लेसन इस बुक का यही है। ऑथर केन होंडा कहते हैं कि पैसे दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 हैप्पी मनी, नंबर 2 अनहैप्पी मनी। तो केन के हिसाब से जब एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे देता है तो वो हैप्पी मनी होती है, या जब आपके दादाजी या दादी माँ चुपके से आपको 100 रुपए चॉकलेट खाने को देते हैं तो वो भी हैप्पी मनी होती है, या फिर एक पिता अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जो पैसा देता है वो भी हैप्पी मनी होती है। और हैप्पी मनी जरूरी नहीं है कि एक बड़ा ही अमाउंट हो, क्योंकि जब हमें कभी अपने पुराने पड़े हुए 100 रुपए या 200 रुपए मिल जाते हैं तो उससे भी हमें खुशी मिलती है और ये भी हैप्पी मनी होती है। तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जो मनी को हैप्पी मनी बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई फैमिली है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है और जिस फैमिली को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, तो अगर आप पैसा देकर ऐसी फैमिली की मदद करते हैं तो ये भी आपके लिए हैप्पी मनी बन जाती है। इससे अलग अपने पैसे को किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना या फिर एक सेटिस्फाइड क्लाइंट से पैसे पाना जिसके लिए आपने अच्छे से काम किया हो, ये भी हैप्पी मनी की कैटेगरी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अनहैप्पी मनी वो है जिसे देखकर या रिसीव करके आपको दुख होता है। जैसे कि जब बैंक में सैलरी आती है उस काम को करने के लिए जो काम आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर उस काम को आप छोड़ भी नहीं सकते, तो आप माने या ना माने पर ये भी एक अनहैप्पी मनी होती है जो कि आपको अपना नापसंद काम करने पर मिलती है। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना और लेट पेमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना, ये
ये भी अनहैप्पी मनी है, या फिर ऐसे कस्टमर से पेमेंट आना जो आपको ये बोलकर पैसे दे रहा है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है पर फिर भी मैं तुमको पेमेंट दे रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनहैप्पी मनी के। तो हैप्पी मनी के ऑथर के पिता एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट थे जिनके कई सारे क्लाइंट थे। तो जब क्लाइंट उनके घर आते थे उनके पिता से मिलने के लिए, तो कैन हमेशा उनके लिए चाय और स्नैक्स ऑफर करते थे। और 8 साल की उम्र में ही कैन उन बिजनेसमैन लोगों से काफी अच्छे बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे आपका बिजनेस क्या है, इस महीने की आपकी सेल कितनी रही है, या रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी क्या रही है, या फिर आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। और फिर कुछ टाइम बाद कैन ने ये नोटिस किया कि कुछ लोग जो पहले नॉर्मल कपड़ों में आते थे वो अब एक अच्छे सूट में आ रहे हैं, जो पहले मोटरसाइकिल पर आते थे वो अब अपनी कार के साथ आ रहे हैं। इससे अलग कैन ने ये भी नोटिस किया कि कुछ क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, यानी कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो पहले अच्छी कंडीशन में आते थे और बाद में जब वो आ रहे थे तो उन क्लाइंट्स की कंडीशन कुछ पहले से बेकार थी। फिर एक दिन कैन जब अपने स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता रो रहे थे और पूछने पर यह पता चला कि एक दिन पहले उनका एक क्लाइंट आया था और वो पैसे मांग रहा था और कैन के पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। और फिर वो व्यक्ति अपने घर गया और अपने पूरे परिवार को मार डाला और बाद में खुद भी मर गया। और इस वजह से कैन के पिता उस पूरे परिवार की मौत का जिम्मा खुद पर ले रहे थे और कह रहे थे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वैसे बाकी बच्चों को हमेशा अपने बचपन में पैसों के बारे में पॉजिटिव चीजें ही दिखती हैं, पर यहाँ पर कैन को पहली बार ये महसूस हुआ कि कैसे पैसा किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। और उसी दिन कैन ने ये डिसाइड किया कि जब वो बड़े होंगे तब उनका सबसे इम्पोर्टेंट गोल होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और जब वो शादी करेंगे तो उनकी फैमिली को कभी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैन जब अपने 20s में थे तब उन्होंने कंसल्टिंग अकाउंटिंग का बिजनेस शुरू किया, जिससे कि वो मल्टी मिलेनियर बन गए और 30 साल होने से पहले ही उनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गई। तो पहला लेसन हम सभी के लिए ये समझना है कि ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप और आपकी फैमिली सिक्योर होते हैं। तो हम सब का गोल यही होना चाहिए कि हम सभी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करनी है और साथ ही साथ हैप्पी मनी के कॉन्सेप्ट को सीरियसली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। यानी जब किसी को आप पेमेंट करते हो तो खुशी के साथ पेमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई पे करता है तो खुशी के साथ पैसे को वेलकम कीजिए। और पिछले कई दिनों से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये माइंडसेट सच में काफी अच्छे से काम करता है। फ्रेंड्स, दूसरा लेसन है मनी IQ एंड मनी EQ। तो जब कैन होंडा यंग थे तो वो हमेशा काफी सारी बुक्स पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन बाद में उनके मेंटोर ने उन्हें समझाया कि फाइनेंशियल सक्सेस 2 चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें नंबर 1 है मनी IQ यानी मनी इंटेलिजेंस कोशेंट, और नंबर 2 मनी EQ यानी मनी इमोशनल कोशेंट। मनी IQ यानी मनी इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जैसे इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना, टैक्स लॉ समझना, बिजनेस समझना, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। और दूसरा है मनी EQ, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, यानी कि आप पैसे के बारे में कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा इंसान जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA किया है तो उसका मनी IQ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उसे पैसे और फाइनेंस के बारे में काफी जानकारी होगी। लेकिन अगर उस इंसान का मनी EQ कमजोर होगा तो इस वजह से वो पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पैसे और फाइनेंस के बारे में नॉलेज तो अच्छी है पर वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पैसों के बारे में कि जो पैसों के और फाइनेंस के बारे में उसने सीखा है उसे असल जिंदगी में अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सके। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको हैप्पी मनी अचीव करनी है तो आपको मनी IQ और मनी EQ इन दोनों का बैलेंस चाहिए होगा। तो चलिए अब सीखते हैं मनी IQ को कैसे बेहतर करते हैं। तो मनी IQ में सिर्फ मनी मैनेजमेंट ही नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स इसमें होती हैं। नंबर 1 मेकिंग मनी, यानी आप कैसे पैसे कमाओगे। नंबर 2 स्पेंडिंग मनी, यानी आप पैसे खर्च कैसे करोगे। नंबर 3 प्रोटेक्टिंग मनी, यानी आप पैसे को कैसे बचा कर रखोगे। और नंबर 4 इंक्रीजिंग मनी, यानी आप अपने कमाए हुए पैसे को कैसे बढ़ाओगे। तो लेयर नंबर 1 यानी मेकिंग मनी में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको काम वो करना चाहिए जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, यानी जो काम आपको पसंद हो। और अगर आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है तो
कोई ऐसा रास्ता बनाएं जिससे कि आपको आपके काम में इंटरेस्ट आने लगे, क्योंकि आपको अपने काम में सक्सेसफुल बनने का तरीका ये नहीं है कि कंपटीशन को कैसे हराएं या जल्दी प्रॉफिट कैसे कमाएं, बल्कि सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जब आप अपने आप से सच्चे रहते हैं और अपने स्किल्स या टैलेंट से दुनिया में एक छोटा सा ही सही पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ला सकें। दूसरा लेयर है स्पेंडिंग मनी। तो हैप्पी मनी के ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पैसे खर्च करते वक्त एंजॉय करना चाहिए, हमेशा पैसे बचाने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। तो ऑथर का एक सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले वो सारी चीजें ढूंढिए जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करती हो और जिससे आपको जेन्युइनली खुशी मिलती हो, और इसे कभी भी सोसाइटी के स्केल से आपको जज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है तो जरूर खरीदिए, अगर आपको घूमने का शौक है तो ट्रैवलिंग में खर्च जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी 25 साल के हैं तो एक साल बाद आप 26 साल के हो जाएंगे, यानी आपकी लाइफ का 25वां साल वापस कभी नहीं आएगा। तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस बनाने पर और अच्छे से एंजॉय करने पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा लेयर है प्रोटेक्टिंग मनी का। इसमें ऑथर शेयर करते हैं कि नंबर 1 तरीका है अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने का, वो है अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना। पैसों के साथ और लोगों के साथ आपके जिंदगी में जितने भी लोग हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऑथर का मानना है कि लोग तभी आपसे पैसे छीनना चाहते हैं जब आपके रिलेशनशिप में फ्रैक्चर हो। एग्जाम्पल के लिए वो शेयर करते हैं कि डाइवोर्स यानी तलाक एक इंसान को सबसे महंगी पड़ती है, और अक्सर डाइवोर्स होने का कारण भी पैसा ही होता है। तो जहाँ एक पार्टनर को पैसे खर्च करने का शौक होता है, वहीं दूसरे को बचाने का शौक होता है, और इसी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो अपने रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन आपको रखना चाहिए और ईमानदारी से अपने पार्टनर से अपने गोल्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। चौथा लेयर है इंक्रीजिंग मनी। ऑथर बात करते हैं कि जब लोग पैसा बढ़ाने की बात सोचते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या इवन प्रमोशन, जॉब के बारे में सोचते हैं, पर इसे ऑथर कंसीडर नहीं करते और उनके हिसाब से ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। उनका मानना है कि आपके पैसे तब बढ़ेंगे जब आप ये ढूंढ लेंगे कि आपका पर्पस क्या है और जिसे आप दिल से महसूस करते हो। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी है जो कि बड़े और अच्छे लेवल पर काम कर रही है और जिसके काम को आप दिल से सपोर्ट भी करते हो और उस काम का किसी तरह से आप हिस्सा भी बनना चाहते हो, तो आप उस कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कंपनी के बारे में आपको जानकारी भी अच्छी होती है। और फिर ये कंपनी अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही तो आपको ये फीलिंग होती है कि एटलीस्ट आपने एक ऐसी कंपनी को सपोर्ट किया है जो कि डिजर्विंग है और आगे चलकर ग्रोथ जरूर करेगी। नंबर 2, पैसे ऐसे एक्सपीरियंस या चीजों में खर्च कीजिए जिससे आपको असली खुशी मिलती है। नंबर 3, पैसे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने रिलेशनशिप को पैसों के साथ और लोगों के साथ इम्प्रूव करना। और चौथा, अपने पर्पस को ढूंढने पर फोकस कीजिए और अपने पर्पस से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं ये भी आपको पता करना है। अब आते हैं मनी EQ पे, यानी मनी इमोशनल कोशेंट पर, और इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पैसों के साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप कैसा है, और इसके भी 4 लेयर हैं। नंबर 1, रिसीविंग मनी, नंबर 2, इंजॉइंग मनी, नंबर 3, ट्रस्टिंग द मनी फ्लो, और नंबर 4, शेयरिंग मनी। रिसीविंग मनी में आपको ये समझना है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको खुद को बोलना है कि आप इन पैसों को डिजर्व करते हैं और आपका पूरा अधिकार है इन पैसों पर, और आपको ये भी समझना है कि आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर है जिसकी वजह से आप इन कमाए गए पैसों को 100% डिजर्व करते हो। नंबर 2, इंजॉइंग मनी। तो ऑथर कहते हैं कि अपने पैसों को आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप 100% प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और प्रेजेंट के टाइम को इंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको ट्रूली अपने पैसों को इंजॉय करना है तो ये माइंडसेट लाइए कि पास्ट को आप बदल नहीं सकते और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और लाइफ प्रेजेंट में ही चलती है। तो अगली बार जब आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो तो 100% प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए, और जब आप बिल पे करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि आपने कितनी सुंदर एक इवनिंग बिताई है अपने परिवार के साथ। नंबर 3, ट्रस्टिंग द मनी फ्लो। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग महसूस करते हैं पैसों के बारे में वो ये है कि लोग ये सोचते रहते हैं कि जो पैसा हम अभी कमा रहे हैं क्या फ्यूचर में भी हम इसे कमाते रह पाएंगे या फिर हमारी कमाई बंद हो जाएगी। और आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना भी होगा कि
कि बिजनेस आज अच्छा चल रहा है या जॉब आज अच्छी चल रही है, पर क्या पता कल हमारा बिजनेस बंद हो जाए या हमारी जॉब छूट जाए तो फिर हमें पैसे कहां से आएंगे। और इसी अपनी सोच की वजह से ज्यादातर लोग आजकल स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऑथर शेयर करते हैं कि मनी फ्लो के प्रोसेस पर भरोसा रखिए। यानी अगर आप आज पैसे कमा रहे हैं और आपकी जॉब अगर छूट भी जाती है या बिजनेस बंद भी हो जाता है, तब भी आप फिर से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है और आपकी जॉब जाती है या बिजनेस में कोई रुकावट आती है तो एक टाइम का फेलियर आपको जरूर मिलेगा, पर आप उन सभी फेलियर से उठकर फिर से स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और फिर से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, शेयरिंग मनी। ऑथर कहते हैं कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपके पैसों से किसी और की जिंदगी बेहतर होती हो। तो अगर किसी को पैसों की सच में जरूरत है तो आपसे जितना हो सके आप उनकी हेल्प करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप किसी भी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 2 में जो हमने इस बुक से सीखा है वो ये है कि आपका मनी IQ और मनी EQ दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी आपको असली हैप्पीनेस मिलती है अपने पैसों से। और तीसरा लेसन जो हमने इस बुक से सीखा है वो है अरिगाटो मनी, और अरिगाटो का मतलब है थैंक यू। तो ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको बैंक अकाउंट में पैसे आए या किसी और से पैसे मिलें तो आपको अपने मन में बोलना है अरिगाटो मनी, यानी थैंक यू मनी। और अगर आपको किसी को पैसा देना भी पड़े तब भी आपको अपने मन में अरिगाटो मनी बोलना है, यानी थैंक यू मनी बोलना है। क्योंकि भले ही आपके पास से पैसा जा रहा है, पर अगर आप पैसे को थैंक यू बोलते हो तो आप एक पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर बनाते हो कि इस पैसे से हमने अपने लिए एक सर्विस या एक एक्सपीरियंस या कोई जरूरी सामान खरीद लिया है। और इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग रखने से आपके अंदर ये फीलिंग भी जनरेट होती है कि दुनिया में पैसों की कमी नहीं है और बड़े अमाउंट में पैसा कमाना हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो इस बुक से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, साथ में ये भी सीख सकते हैं कि पैसों के अंदर एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी अगर आपके अंदर नेगेटिव होगी तो आप बुरा महसूस करेंगे और पॉजिटिव होगी तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे। इसके अलावा मनी IQ और मनी EQ दोनों आपके अच्छे होने चाहिए, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और मनी IQ और मनी EQ से जुड़ी ही वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।